तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से सभी ज्ञान के भूखे नंगे भिखारियों का पुजारियों का स्वागत है हमारी इस ज्ञान के गंगा वाले चैनल ओरिजिन्स ईशाला पे। तो अब तक हम जान चुके हैं भैया, पिछले थर्ड पार्ट से हमने आर्क वेल्डिंग को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करें, 5 पार्ट, पूरे 5 पार्ट तो खाली उसके बेसिक्स को दिमाग में घुसने में ही निकल गए। लेकिन फाइनली अब 8 पार्ट के अंदर आज हम अपना एक वेल्डिंग प्रोसेस देखने वाले हैं और इसके साथ शुरू श्री गणेश करने वाले हैं अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम देखने वाले हैं वो है भैया कार्बन आर्क वेल्डिंग, जिसे शॉर्ट में CAW काउ भी लिखते हैं। गाय वाला काउ नहीं, कौवा जो काउ काउ करता है वो वाला काउ, CAW काउ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो बोलना है। तो नॉर्मली जनरली जो बोलना है यार, वेल्डिंग की शुरुआत गैस वेल्डिंग से होती है, लेकिन हम ठहरे थोड़े लेजेंडरी लेवल के इंजीनियर। हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग से और खत्म करने वाले हैं गैस वेल्डिंग से। तो अब बात करते हैं गैस वेल्डिंग की, नहीं गैस नहीं, मैं खुद भूल गया, कार्बन आर्क वेल्डिंग की। तो क्या है इसके अंदर कार्बन का, कुछ तो होगा, तो कुछ नहीं। इसके अंदर एक काला ग्राफाइट का या तो बेक्ड कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है जो इसके अंदर यूज किया जाता है, इसलिए इसे कार्बन आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। अब क्योंकि हम पूरी 2 बार इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, तो यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है यहां पे आर्क बनाने के लिए। और हर बार की तरह आर्क वेल्डिंग में एक बात बता दूं कि यह बहुत ही कॉमन है कि एक आर्क जनरेट होगा और उस आर्क की वजह से आपकी हीट जनरेट होगी और आपकी वेल्डिंग कंप्लीट होगी। यही किस्सा यहां पे भी है, बस आर्क बन कैसे रहा है वो यहां पे देखने वाली बात है। और किसके बीच बन रहा है, यहां पे आर्क बन रहा है कार्बन इलेक्ट्रोड की वजह से, और किसके बीच ये आप आगे देखेंगे। वर्कपीस के साथ हो सकता है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड हो सकता है, या फिर वर्कपीस टू वर्कपीस हो सकता है। नहीं, वर्कपीस टू वर्कपीस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोड होना चाहिए बीच में। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अलग अलग आर्क कैसे बन रहे हैं, तो आपको भैया जरूरत है कि पहले के लेक्चर वापस रिवाइज करो, जिसमें हम देख चुके हैं कि आर्क सिर्फ इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ही नहीं, पर उसके 4 टेक्निक होते हैं आर्क जनरेट करने की, पूरी 4। या तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, या तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच में, या तो वर्कपीस और वर्कपीस के बीच में, या तो और भी टेक्निक है जो आप पहले के लेक्चर रिफर करके याद कर सकते हो। अब इतने ऊपर के लेवल से कार्बन आर्क वेल्डिंग पूछने में किसी को मजा नहीं आता आपके एग्जामिनर लोगों को। तो क्या किया उन्होंने, हर बार की तरह वही नाटक कि और डीप में घुसते गए, तो इसके क्लासिफिकेशन कर दिए उन्होंने। तो कुल 4 क्लासिफिकेशन किए, उनमें से पहला सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग, यानी ये जो अपने जनरल कार्बन आर्क वेल्डिंग है उसी का नाम है। दूसरा वो है भैया डबल या फिर ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम CAW-T के नाम से जानते हैं, ट्विन के लिए T। तीसरा आता है भैया गैस कार्बन आर्क वेल्डिंग, और चौथा आता है शील्डेड कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब ये जो गैस और शील्डेड वाले हैं, CAWG और CAWS, इनको हम स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिनके अंदर सिर्फ आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज हो जाता है, इसलिए उस प्रोसेस का नाम बदल गया। बाकी इलेक्ट्रोड अगर उनमें कार्बन का हो जाता तो यही प्रोसेस सेम बैठी हो जाती आपकी। इसलिए हम इस लेक्चर में, और फिर भी कभी भी, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग और डबल या फिर ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग को स्टडी करने वाले हैं। और रही बात गैस और शील्डेड की, तो वो जब हम टिग वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग करेंगे तब मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो पहले बात करते हैं इस नमूने की, जिसका नाम है सिंगल इलेक्ट्रो कार्बन आर्क वेल्डिंग, यानी आपकी जनरल CAW प्रोसेस। तो इसके अंदर अब हम नाम से ही पता चल रहा है भैया कि सिंगल इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। अब एक इलेक्ट्रोड है जो कार्बन का है, नॉन कंज्यूमेबल है, और इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आप आर्क बना रहे हो। अब आर्क आप चाहो तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर यानी एयर वाले एटमॉस्फेयर में भी बना सकते हो, या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर में भी बना सकते हो। अब जिन नमूनों को ये नहीं पता कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो उनको मैं समझा देता हूं कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो 18th कॉलम वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं, जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो उन गैसेस को हम इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि आपके बेस मेटेरियल के साथ कोई बाहर की गैस आके उंगली या फिर ना चला सके। अब इसका सेटअप आप देख ही सकते हो पिक्चर में।
बहुत ही सिंपल सेटअप है कि एक डीसी वेल्डिंग मशीन में दो वायर निकाल दिए, वर्क केबल जिन्हें हम बोलते हैं, और वर्कपीस और इलेक्ट्रोड होल्डर से जोड़ दिए। इलेक्ट्रोड होल्डर में आपने कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दिया और उस इलेक्ट्रोड होल्डर को पावर सप्लाई ऑन करने के बाद जस्ट उस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच करके तुरंत ऊपर ले लो और गैप जनरेट करो, और उस गैप के बीच में जब करंट आपका जंप होगा तब वहां पर आर्क जनरेट होगा और उस आर्क की गर्मी से आपकी वेल्डिंग होगी। अब इस फिगर को देख के तो क्लियर पता चल ही रहा है कि यहां पे हम डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं, और वो भी स्ट्रेट पोलैरिटी के साथ। स्ट्रेट पोलैरिटी कैसे पता चलती है कि वर्कपीस को हमने पॉजिटिव दिया है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव दिया है, तो यानी स्ट्रेट पोलैरिटी है। अब स्ट्रेट पोलैरिटी देने की जरूरत क्या है, कोई तो रीजन होगा। तो सिंपल यही रीजन है कि आपका जो कार्बन है अगर वो प्लस होता तो वो डिसइंटीग्रेट होकर वेल्ड पूल में गिर जाता, और आपके आयरन की जब आप वेल्डिंग करते तब वो स्टील बना देता, और अगर वेल्ड में स्टील आ जाता तो आगे जाके वो आपका कोरोजन कर देता। तो इन शॉर्ट ये सब इतनी बड़ी दिमाग की परेशानी दूर करने के लिए कार्बन को पिघालना ही क्यों है, उसको नेगेटिव चार्ज दे दो, डिसइंटीग्रेट होने से रोक दो। इसलिए हमने उसे नेगेटिव चार्ज दे दिया ताकि वो डिसइंटीग्रेट ना हो सके। अब इसके क्योंकि नाम में वेल्डिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेल्डिंग में ही तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और भी जगह इसे घुसेड़ सकते हो तुम। कहां कहां? तो ब्रेजिंग में, ब्रेज वेल्डिंग में, सोल्डरिंग में और हीट ट्रीटिंग में। इसके अलावा अगर तुम आयरन या स्टील मटेरियल की कोई कास्टिंग करते हो और वो बिगड़ जाती है तो उसके रिपेयर काम में भी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जनरल अगर तुम वेल्डिंग की बात करो तो गैल्वेनाइज स्टील और कॉपर की वेल्डिंग करने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। लो आ गया ये बागड़ बिल्ला, फिर से सब नहीं, बागड़ बिल्ला नहीं, इसकी जाति क्या होगी, हाँ बागड़ चिंपमंक या बागड़ गिलेरी जो है यार, फिर से आ गया ये दिमाग खराब करने। सर मैं एल्विन बोल रहा हूँ। सर ये जो सिंगल कार्बन आर्क वेल्डिंग है काउ, वो तो समझ पड़ गई, लेकिन वो जो ट्विन कार्बन वाली है उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। उसमें क्या जुड़वा बच्चे से रिलेटेड कुछ है या जुड़वा पिक्चर से रिलेटेड कुछ है जो उसका नाम ट्विन रखा है? ट्विन का मतलब जुड़वा होता है ना सर, तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है सर, वो वाली समझाओ ना। दोस्तों आज तो सही में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोलूं, क्या शब्दों की कमी पड़ गई है मेरे पास इसे बोलने के लिए। अरे भाई कान खोल के सुन रहे हो ना लेक्चर, या फिर कान में कुछ उंगली उंगली डाल के बैठे हो या कुछ घुसड़ के बैठे हो कान में, जो शुरुआत में सुना नहीं तुमने कि मैंने कहा था कि इस लेक्चर में हम सिर्फ सिंगल और डबल इलेक्ट्रोड आर्क कार्बन आर्क वेल्डिंग देखने वाले हैं। तो अभी तो मैंने सिंगल कंप्लीट किया, तो ट्विन्स पढ़ाने ही वाला था ना, तुम नहीं फोन करते तो भी मैं पढ़ाता। तुम्हारा कुछ ठेका नहीं लेके रखा कि हर लेक्चर में फोन करके डिस्टर्ब करने का। खैर छोड़ो, किसको समझा रहा हूं मैं। चलो दोस्तों तो अपना स्टार्ट करते हैं, डबल कार्बन या फिर ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो इसमें ऐसा क्या खास घुसेड़ा है हमने, तो नाम से ही पता चल रहा भैया कि इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं हम, और इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम आर्क जनरेट करेंगे। तो इसके लिए इस फिगर को आप देख सकते हैं कि ये जो दो चीजें हैं पेंसिल जैसी जिनके ऊपर स्क्रू लगाया गया है, ये हमारे कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं जिनको एक कॉमन होल्डर से पकड़ा गया है। इनका होल्डर ये कॉमन यहाँ पे बन रहा है। तो और इनके बीच का ये जो गैप है यहां पर, ये हम पहले प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद सेट करके फिक्स कर सकते हैं। अब ये करने की क्या जरूरत है, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से इनकी लंबाई चेंज कर सकते हैं। चलो वो बात चलो समझ आ गई कि दूर है तो लंबाई चेंज करनी है, लेकिन इनके बीच का गैप बदलने की क्या जरूरत है। तो एक बात कॉमन आपको बता देता हूं कि जब भी आर्क वेल्डिंग आती है ना, तब किन्हीं भी दो चीज के बीच में आर्क जनरेट होता है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन होना चाहिए। अगर गैप ज्यादा दूर हो गया, बड़ा हो गया गैप, तो आपका आर्क बंद हो जाएगा, और गैप अगर ज्यादा छोटा हो गया तो आपके जिन दो पार्ट के बीच में आर्क बनाए वो दोनों चिपक जाएंगे। जैसे कि पहले वाले केस में अंदर, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में हम आर्क जनरेट कर रहे थे, अगर उसमें मैंने आर्क जनरेट करने के लिए पहले इलेक्ट्रोड को जस्ट वर्कपीस से टच करके दूर किया और उस गैप पे मेंटेन रखा, तो अच्छी बात है, हमारा आर्क उस पे मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोड वर्कपीस के नजदीक गया, तब या तो वो उससे चिपक जाएगा और फिर आपकी वेल्डिंग बंद हो जाएगी, या फिर आपने इलेक्ट्रोड ज्यादा दूर कर दिया वर्कपीस से तो आपका आर्क ही बंद हो जाएगा और आपकी वेल्डिंग फिर भी रुकी जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सोचा चलो जाने दो यार, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को मारो गोली, कुछ अलग सोल्यूशन लाते हैं। तो क्या सोल्यूशन लाए हम
कि हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट करेंगे आर्क, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को ऐसे सेट करेंगे कि इनका गैप ही ना बदल सके। तो कैसी लगी इंटेलिजेंस कि गैप को फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आर्क बंद होने की, चिपकने की। अब क्योंकि यहां पर हमारी आर्क जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रोड हमारे दोनों के दोनों गर्म होंगे और उनके बीच में आर्क जनरेट होगी, और इस इलेक्ट्रोड के सेटअप को जहां पे वेल्डिंग करनी है उसके ऊपर घुमाना पड़ेगा, उसके ऊपर वीविंग टेक्निक से आपको ले जाना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा, तब आपका वेल्डिंग मेटल पिघलने के बाद जब सॉलिडिफाई होगा तब कंप्लीट हो जाएगा आपका जॉइंट। और यहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर हम आर्क वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट नहीं कर रहे, तो यहां पे डीसी सप्लाई की भी कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम एसी को यूज करके ही कर सकते हैं। और एसी यूज करने का एक कारण यह भी है कि अगर मैं, चलो मान लो एसी नहीं दिया, डीसी दिया, और स्ट्रेट पोलैरिटी की बात ही नहीं आती क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड ही है, तो डीसी करंट दे दिया, चलो मान लो, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करंट देना पड़ेगा दोनों इलेक्ट्रोड में से, यानी एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रोड जो प्लस है वो डिसइंटीग्रेट होकर नेगेटिव वाले पे चिपकता जाएगा और आपका आर्क एक पॉइंट पे बंद हो जाएगा गैप बढ़ने की वजह से। और रही बात टेम्परेचर की, तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से दोनों का टेम्परेचर भी अलग आ जाएगा और आपकी वेल्डिंग बिगड़ सकती है। इसलिए हमने क्या किया, एसी सर्किट का करंट दे दिया। तो इससे क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता रहेगा, उछलते रहेंगे दोनों, और दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपको सेम मिलेगा, तो आपकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और ना तो यहाँ पे पोलैरिटी की याद करने की झंझट मारी है, और क्योंकि यहां पर किसी भी हालत में आपके आर्क का गैप चेंज नहीं हो रहा, तो इससे आप किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हो। और पिछली बार की तरह इसका भी इस्तेमाल हम कॉपर एलॉय इसके लिए कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। इसके अलावा इन जनरल 90% फेरस मेटल की वेल्डिंग इससे की जा सकती है। और इन दोनों के अलावा, क्योंकि ये दोनों तो सेम पहले वाले जैसे ही थे, इसलिए यहाँ पे कॉपर के एलॉयज आ गए। इसके अलावा कभी कभी एल्यूमिनियम, निकल, जिंक और लीड के एलॉय की भी वेल्डिंग इस तरह से की जा सकती है। अब इसमें याद क्या रखना है, बस इतना याद रखना है कि पहले वाला जो फिगर था कार्बन आर्क वेल्डिंग का, सेम वही फिगर पूरा सेटअप आपको बनाना है एग्जाम में अगर पूछा गया तो। बस इलेक्ट्रोड एक की जगह इस तरह से दो इलेक्ट्रोड बताने हैं, ये ग्रीन फिगर की तरह। इस इलेक्ट्रोड की लंबाई आप चेंज कर सकते हो, इनका गैप चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस के पहले या तो प्रोसेस के बाद, प्रोसेस के बीच में उंगली की तो कुछ एक्सीडेंट होगा तो हमारा नाम मत लेना बाद में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना ज्ञान घुसेड़ लिया, दिमाग के लिए बहुत हो गया, और इससे ज्यादा घुसेड़ूंगा तो क्या पता तुम लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सब्सक्राइबर सुसाइड करे, लेकिन फिर भी इस बार अगर पेट ना भरा हो तो अगली बार फिर से अपने अड्डे पे आ जाना सिर फोड़ने के लिए। चलो बाय।